सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्वागत है आपका। चलिए, नया केस स्टडी कर रहे हैं आपके साथ। मुझे सबसे पहले आरसीएम के बारे में कुछ बता दीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। आरसीएम का सेक्शन बताइए, कहां कहां लिखा हुआ आरसीएम? सॉरी, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। आरसीएम गुड्स और सर्विसेज दोनों पे है या नहीं है? आरसीएम गुड्स और सर्विसेज दोनों पे है या नहीं है? यस, 9 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। 9 सब सेक्शन 4 नहीं है। 9 सब सेक्शन 4 नहीं है, ये रियल एस्टेट के लिए है। 9 सब सेक्शन 3 में ही गुड्स और सर्विसेज है। अच्छा, आरसीएम अगर है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए सेक्शन 12 है, सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 है। यस और नो? 12 सब सेक्शन 3 और सर्विसेज का 13 सब सेक्शन 3 है। करेक्ट? अच्छा, एक बात बताइए, ये आरसीएम की लायबिलिटी किस मंथ में अराइज होगी? आरसीएम की लायबिलिटी और गुड्स के केस में तो किस मंथ में अराइज होगी? जब आपने पेमेंट किया तब। दूसरा डेट क्या है? रिसीव ऑफ गुड्स। तीसरा क्या है? जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया है। और चौथा है इनवॉइस डेट प्लस 30 डेज। इन चारों में से जो अर्लियर डेट हो जाएगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, अगर आरसीएम की लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो क्या आप आरसीएम का क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं? यस। आप आरसीएम का क्रेडिट किस मंथ में क्लेम करते हैं? जिस मंथ में लायबिलिटी अराइज होती है उस मंथ में, या जब आप पेमेंट करते तब? अब देखिए, इसमें यह है कि आपको मैं बता देता हूं, रूल 36 जरूर पढ़िए। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको रजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स मिला है तो आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो उसी मंथ आपको, आरसीएम का जो क्रेडिट है वो आपको उसी मंथ मिल जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप 3B भर रहे हैं जुलाई पीरियड का, तो जुलाई पीरियड के ही 3B में आप आरसीएम की लायबिलिटी क्रिएट कर दीजिए और जुलाई पीरियड के ही 3B में आप आरसीएम का क्रेडिट भी क्लेम कर लीजिए सेम मंथ में। लेकिन अगर आपको अनरजिस्टर्ड से मिल रहा है, अगर आपको अनरजिस्टर्ड से मिल रहा है तो जुलाई के पीरियड का अगर आप भर रहे हैं तो जुलाई के पीरियड में आप लायबिलिटी क्रिएट कीजिए और अगस्त के पीरियड में आप उसका क्रेडिट क्लेम कीजिए 3B में। करेक्ट है? इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आरसीएम की लायबिलिटी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर मैं आपको इस एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है रजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो डायरेक्टर की सर्विसेज अवेल करती है और डायरेक्टर है अनरजिस्टर्ड। आरसीएम की लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? यस और नो? यस। अगर आरसीएम की लायबिलिटी है और अनरजिस्टर्ड से मिला है तो, और ये मान लीजिए जुलाई मंथ में इसको पेमेंट कर रहा है, जुलाई मंथ में पेमेंट कर रहा है, तो लायबिलिटी जुलाई मंथ की हो जाएगी।
लेकिन जिस मंथ लायबिलिटी क्रिएट हुई है उस मंथ तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप जुलाई के पीरियड का 3B आप कब फाइल करते हैं? 20 अगस्त को। तो आप पेमेंट कब कर रहे हैं? अगस्त महीने में कर रहे हैं, तो अगस्त महीने के 3B में आप ये क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे आईटीसी। यस और नो? ये सिर्फ अगर अनरजिस्टर्ड से मिलता है। अगर रजिस्टर्ड से मिल रहा है तो जिस महीने में लायबिलिटी क्रिएट हुई उसी महीने में आप क्रेडिट भी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन वी गो बाय ट्वीट। अब उस ट्वीट से मत जाइएगा प्लीज, मैं फिर से बता रहा हूं, डू नॉट गो बाय दैट ट्वीट। तो ट्वीट कानून नहीं है। और मैंने डिपार्टमेंटल का एक वेबिनार अटेंड किया था। दे हैव इश्यूड, वो अपने सारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग दे रही हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिट में इसको हाईलाइट किया जाए। अब एक बात और, आरसीएम की लायबिलिटी क्या आप आईटीसी से क्लेम पे कर पाएंगे? मान लीजिए आरसीएम की लायबिलिटी है 10,000 और आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है 8,000। क्या आप आईटीसी से क्लेम कर पाएंगे? नहीं क्लेम कर पाएंगे। ये जब भी जाएगा कैश में जाएगा। ये जब भी जाएगा कैश में जाएगा। सही बात है? एक बात और बताइए जो इस केस स्टडी का हिस्सा नहीं होगा। रूल 42, 43 के लिए क्या आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई जो आरसीएम की है वो क्या एग्जाम सप्लाई का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस और नो? यस। अरे क्या कह रहे हैं, मैं फिर से मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए जीटीए है, ये आरसीएम, इसकी सप्लाई आरसीएम में है, तो मान लीजिए एक्स लिमिटेड देता है, इसके ऊपर रूल 42, 43 एप्लीकेबल होता है जीटीए के ऊपर। बताइए जीटीए के लिए ये आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई है या नहीं है? तो क्या ये आरसीएम सप्लाई रूल 42, 43 के लिए एग्जाम सप्लाई का हिस्सा माना जाएगा नहीं माना जाएगा? यस माना जाएगा। एक्स लिमिटेड के लिए नहीं माना जाएगा। एक्स लिमिटेड के लिए तो इनवर्ड सप्लाई है, लेकिन जीटीए के लिए आउटवर्ड सप्लाई, आरसीएम जो आउटवर्ड सप्लाई है जीटीए के लिए, ये रूल 42, 43 के लिए एग्जाम सप्लाई का हिस्सा होगा। सही बात है? चलिए पढ़ें एक बार। Advanced Traders is a partnership firm in Jaipur, Rajasthan. The firm has obtained GST registration. GST के लिए है correct. Its registration at its head office in Jaipur. And further, the firm is having its depot for storage for goods in other districts in Rajasthan. तो एडवांस ट्रेडर्स है, इसका हेड ऑफिस जयपुर में है और राजस्थान में इसके कई ऑफिसेस हैं। और ये राजस्थान में जो इसके कई ऑफिसेस हैं उसका क्या वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है? यस और नो? यस ले सकता है, लेकिन इसने लिया नहीं है। They have said the depot are added as additional place of business. They are all additional place of business. अब मुझे एक बात और बताइए, तो ये पूरे राजस्थान में जयपुर में मेरा हेड ऑफिस है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित किया है। मैं अगर इन प्लेसेस पे अगर गुड सप्लाई करता हूं, इन प्लेसेस पे मैं सर्विसेज सप्लाई करता हूं या ये आपस में गुड सप्लाई करते हैं, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? यस और नो? नो, बिकॉज दे आर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, दे आर एडिशनल। लेकिन इनका अगर मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेता, हेलो सेम स्टेट में अपर्णा जी, ये सेम स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट में होता तब मानते, ये सब राजस्थान में है। इसीलिए मैं हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ये केस स्टडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वी शुड, जब हम पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए।
करेक्ट है ना। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अबाउट द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब एक बात और बता दीजिए, जब ये इसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, वी वोंट ट्रीट एज सप्लाई, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कोई केस नहीं बनता, इस यहाँ पर आईएसडी का कोई केस नहीं बनेगा। सही बात है या नहीं है? अच्छा एक बात और बता दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, जब ये इनको गुड्स भेजेगा तो इसको स्टॉक ट्रांसफर बोलेंगे या सप्लाई बोलेंगे? स्टॉक ट्रांसफर बोलेंगे। क्या स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा? स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा? कौन सा? जल्दी लिखिए। डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो। बिल ऑफ सप्लाई तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए बनेगा ना, और जब सप्लाई हो रहा होगा तब बनेगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स स्टॉक ट्रांसफर करें या टैक्सेबल गुड्स स्टॉक ट्रांसफर करें, बनेगा तो डिलीवरी चालान ही। यस और नो? और ई-वे बिल अगर एप्लीकेबल हो गया तो बनेगा। अब देखिए, फॉलोइंग आर द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अबाउट द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Advance traders received goods worth ₹5 lakh for which GST is payable on reverse charge basis। तो एक गुड्स का है, याद रखिएगा, और जिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस है। अब रिवर्स चार्जेस ऑन गुड्स, किस किस गुड्स पे रिवर्स चार्ज है? किस किस गुड्स पे रिवर्स चार्ज है बताइए। मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, सप्लाई ऑफ लॉटरी, यूज व्हीकल्स, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप जो गवर्नमेंट सेल करती है, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, है ना। अब एक बात बताइए मुझे, कैश्यू नट्स जो बेच रहा है वो एग्रीकल्चरिस्ट है? एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाता है अपने आप को? यस और नो? नहीं। बीड़ी रेपर, टोबैको लीव्स, ये भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। लेकिन एक सिल्क यार्न, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वर्म कोकून फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, ये रजिस्ट्रेशन करवा भी सकता है। रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। यूज व्हीकल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री, ये सब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। रेलवे करवाएगा। तो प्रायोरिटी देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स जिससे जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है। यस और नो? जो रिसिपिएंट है वो तो एडवांस ट्रेडर है ही, ये रजिस्टर्ड है ही। करेक्ट है? अब देखिए, अब हमें ये हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रजिस्टर्ड से मिला तो सेम मंथ में वो लायबिलिटी क्रिएट करके सेम मंथ में क्रेडिट क्लेम कर लेगा। अगर अनरजिस्टर्ड से मिला तो जिस मंथ में लायबिलिटी क्रिएट करेगा उसके अगले मंथ वो क्रेडिट क्लेम करेगा। यस और नो? अब पढ़ते हैं इसके। द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई। ठीक है। द सप्लायर इशूड ए इनवॉइस। अगर सप्लायर यानी कि ये इनवॉइस इशू कर रहा है तो आप क्या मानेंगे कि ये सप्लायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड ही मानेंगे। इनवॉइस का मतलब टैक्स इनवॉइस ही होता है। एंड द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड इन एडवांस ट्रेडर्स ऑन 30 जुलाई। Due to the absence of accountant, the transaction was recorded in the books of accounts on 1 अगस्त। यानी कि डेबिट कब किया? 1 अगस्त को किया। तो whichever date is earlier, बताइए किस मंथ में लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी? किस मंथ लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी? 24 जुलाई अर्लीस्ट डेट, यानी कि जुलाई मंथ में क्रिएट हो जाएगी।
ये जुलाई मंथ के 3B में लायबिलिटी क्रिएट करेगा और जुलाई मंथ के ही 3B में क्रेडिट भी क्लेम कर लेगा, यस और नो? और ये 5 लाख का है और रेट दिया हुआ है 18%। रेट 18% इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 90,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सही बात है। और 90,000 का ही वो क्रेडिट भी क्लेम कर लेगा, यस और नो? चलिए, in the month of July, advanced traders issued vouchers worth rupees 2 lakh to its customers, which were eligible to be redeemed against identified goods. तो वाउचर अगर आइडेंटिफाइड गुड्स के लिए है तो किस मंथ लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी? सेम मंथ, जुलाई के महीने में ही। लेकिन अगर अनआइडेंटिफाइड गुड्स के लिए है तो कब लायबिलिटी क्रिएट होगी? अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जब रिडीम करेगा। तो हमें जुलाई महीने का अगर निकालना है तो इसका 2 लाख का 18%। सही बात है। तो ये 36,000 आ जाएगा। फिर आ गया ये, मिस्टर एक्स ए पार्टनर इन द फर्म बुक्ड ए होटल इन दुबई। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन गो फर्दर। मुझे एक बात बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2(3) में आना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर राजस्थान का बंदा मुंबई के होटल में जाके रहता है और यहां पर मुंबई के महाराष्ट्र रीजन में काम करता है और ये एम्प्लॉई है, तो और जीएसटी नंबर कौन सा देगा? राजस्थान वाला देगा इसको, यस और नो? अरे बोलिए हाँ या ना। यस, राजस्थान का जीएसटी नंबर देगा इसको। लेकिन इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो महाराष्ट्र ही होगा। ये अपने बिल में C+S काट देगा और जीएसटी नंबर मेंशन कर देगा। करेक्ट है। ये जब अपना GSTR1 फाइल करेगा ये होटल वाला, तो इसके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यस और नो? क्या ये क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? नहीं क्लेम कर पाएगा। और अब तो इन्होंने GSTR 2B का कॉन्सेप्ट लेके आ गए और GSTR 2B में ऐसे क्रेडिट को GSTR 2B खुद लिख देगा कि ऐसा क्रेडिट इनएलिजिबल है। खुद लिख देगा, 2B ही लिख देगा। सही बात। ये तो एम्प्लॉय की कहानी हो गई जो ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहा था, बिजनेस पर्पस के लिए जा रहा था। लेकिन अगर पर्सनल पर्पस के लिए आपने होटल बुक किया है तो क्या क्रेडिट मिलेगा? तब तो ब्लॉक क्रेडिट में आता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ऐसे ही ब्लॉक हो गया। सेम महाराष्ट्र राजस्थान में ही होटल बुक कर लेता तो भी क्रेडिट ब्लॉक हो जाता, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। यस और नो? अब आ गया ये। तो ये कहानी है कि एक फर्म ने बुक्ड होटल इन उदयपुर राजस्थान फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, और होटल वाले ने जीएसटी ये सब चार्ज किया। राजस्थान का बंदा राजस्थान में ही होटल बुक करता, अपना जीएसटी नंबर देता है, उसके बावजूद ये ब्लॉक क्रेडिट में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। डी, एडवांस ट्रेडर्स मेड ए सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹25 lakh ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। Of the aforesaid supply, goods worth ₹5 lakh were not liable to GST. However, advanced trader inadvertently charged GST on such goods and collected the same from the customers. बताइए, 5 लाख एग्जेम्प्टेड सप्लाई था, उसके बावजूद उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अपने पास रख सकता है या गवर्नमेंट को कंपलसरी जमा करवाना पड़ेगा? जल्दी बताइए।
गवर्नमेंट को कंपलसरी जमा करवाना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता है तो इसको शोकॉज नोटिस इशू हो सकता है। बाद में ऑडिट में, इंक्वायरी में पता लगता है तो शोकॉज नोटिस इशू हो जाएगा, और इसके ऊपर जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो मांगा जाएगा। यस और नो? शोकॉज नोटिस का कोई टाइम लिमिट होगा? शोकॉज नोटिस इशू करने का कोई टाइम लिमिट है, या अनलिमिटेड कभी भी इससे रिकवरी हो सकती है? किस सेक्शन में शोकॉज नोटिस इशू करेगा? 73, 74 या 76? अगर आप 73 कहेंगे तो 3 साल का टाइम लिमिट है, 74 करेंगे तो 5 इयर्स का टाइम लिमिट है, 76 कहेंगे तो अनलिमिटेड पीरियड है, कभी भी इशू हो सकता है। बताइए सेक्शन। सेवेंटी सिक्स है, 76 है ये, पढ़िएगा इसको, कभी भी रिकवरी हो सकती है। करेक्ट है? आगे, ड्यू टू क्लरिकल एरर एडवांस ट्रेडर्स मेड ए डिपॉजिट इन ए माइनर हेड पेनल्टी wrongly collected tax. Yes, this is wrongly collected tax. याद आ गया आपको? Due to clerical error, advanced traders made a deposit in a minor head penalty. अब इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, ये सब माइनर हेड है। IGST, CGST, SGST, सेस, ये सब मेजर हेड है। माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड IGST, ये माइनर मेजर तो आपको पता ही है या नहीं पता है? ICS, सेस, टैक्स, ये पेनल्टी। ये कह रहा है आई के पेनल्टी में यहां डिपॉजिट कर दिया, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट यहां डिपॉजिट कर दिया या यहां डिपॉजिट कर दिया, करेक्ट है? तो माइनर हेड पेनल्टी ऑफ द मेजर हेड IGST फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख, देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख रहे, लिखना चाहिए पेनल्टी। There is no liability of penalty on any IGST liability and the amount is lying as unutilized on GST portal. बताइए, आपने पेनल्टी यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा करवा दिए और ये पेनल्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्या उपाय है आपके पास? क्या उपाय है? जल्दी बताइए। क्या 5 लाख यूटिलाइज हो सकता है एस का पेमेंट करने के लिए? क्या ये 5 लाख यूटिलाइज हो सकता है सी का पेमेंट करने के लिए? क्या ये 5 लाख यूटिलाइज हो सकता है सेस का पेमेंट करने के लिए? यस और नो? कैश लेजर में पड़ा हुआ ये पैसा? अरे भगवान के लिए बता दीजिए, कैसे यूटिलाइज होगा ना? आप लोग को याद नहीं है, PMT 09 फाइल करना पड़ेगा। अब तो ये फॉर्म एप्लीकेबल हो गया, पोर्टल में नजर आ रहा है। PMT 09 फाइल करना पड़ेगा, और PMT 09 से ये 5 लाख रुपया का जो कैश है वो आप जिस हेड में शिफ्ट करना चाहें, मेजर हेड या माइनर हेड में, उस हेड में शिफ्ट करके देन यू कैन मेक द पेमेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। याद आया आपको? ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जरा आप देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं। कंप्यूट द GST लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो आपके कैश में, जो कैश के थ्रू कितना आप पैसा जमा करवाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय एडवांस ट्रेडर्स। फॉर कंप्यूटिंग दिस लायबिलिटी कंसीडर दैट देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग अमाउंट प्रोवाइडेड इन ई अबव। इसका कोई एडजस्टमेंट मत कीजिएगा, इसको आप शिफ्ट मत कीजिएगा, करेक्ट? इसको बिना शिफ्ट किए हुए आपको बताना है इसको कितना लायबिलिटी इसको पेमेंट करना। आप देखिए, RCM की लायबिलिटी पे करेगा ये, बोलिए। और RCM का क्रेडिट भी होगा उसके पास,
आरसीएम की लायबिलिटी वो कैश में पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? तो आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आरसीएम 90,000 और इसी का उसको क्रेडिट सेम मंथ में मिल जाएगा। इसके बाद 2 लाख का वाउचर इशू किया, ये जुलाई मंथ का हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 लाख का 18% कितना होता है? 36,000। ये वाउचर की लायबिलिटी आ गई, सही बात। ये 5 लाख की लायबिलिटी कब आएगी? जब रिडीम होगा तब आएगी। इसका आईटीसी होटल वाले का नहीं मिलेगा, यस और नो? तो होटल का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद डी, वो 25 लाख का सामान बेच रहा है जिसमें 5 लाख टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है, ये भी जमा करवाना पड़ेगा। तो 25 लाख का 18% कितना होता है जरा बताएंगे फटाफट? 25 लाख का 18% 4,50,000, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 90,000 का क्रेडिट है, क्या मैं इस आरसीएम की लायबिलिटी के साथ माइनस कर पाऊंगा? क्या ये 90,000 की क्रेडिट में इस 36,000 या 4,50,000 के साथ माइनस कर पाऊंगा, यस और नो? ये तो कर पाऊंगा। मुझे आरसीएम की लायबिलिटी कैश में पेमेंट करनी है, तो ये मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं 90,000। अब ये 450 माइनस 90 कितना होता है ये? प्लीज बताइए। 3,60,000 प्लस 36,000, तो ये 3,96,000, 6, 18, 4,86,000। तो आंसर क्या आएगा जो मुझे कैश में पेमेंट करना है? दैट इज 4,86,000, करेक्ट है। अब यहां देखिए, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर्स अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंसेस शैल बी। आईटीसी ऑफ होटल बुकिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नील। चलिए 8th, what is the time limit for issuance of show cause notice and notice where GST is collected on supply which are not liable to GST? wrongful collection of GST। टाइम लिमिट क्या है? सेक्शन कौन सा बताया था मैंने आपको? 76, नो टाइम लिमिट, सी आंसर आएगा। Advanced traders claimed refund of amount of paid erroneously in the minor head penalty of major head IGST। ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड ही है एक तरह से। अब रिफंड का कोई चक्कर ही नहीं है, यू जस्ट फाइल PMT 09 शिफ्ट, और जो लायबिलिटी है उसके साथ एडजस्ट करते हैं आप। सही बात है या नहीं है? लेकिन अगर आप रिफंड में जाते हैं और आपका रिफंड डिपार्टमेंट रिजेक्ट करता है, तो अपील आप कहां फाइल करेंगे? अपील फाइल कहां करेंगे? क्या सिविल सूट फाइल करेंगे या कमिश्नर अपील या एडिशनल कमिश्नर अपील को फाइल करेंगे, डिपेंडिंग आपका ऑफिसर कौन है, या लोअर कोर्ट में जाएंगे? बताइए। सिविल कोड कितने हैं इंडिया में? इंडिया में सिविल कोड कितने तरह के हैं? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जीएसटी का मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकता है, लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा। उसके लिए अलग से कमिश्नर अपील, एडिशनल कमिश्नर अपील, फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, वहां जाता है। तो यहाँ पर एडवांस ट्रेडर्स फाइल्ड ए सिविल कोर्ट बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दैट इज फॉल्स, दैट ये पॉसिबल ही नहीं है।
कॉग्निजेंस नहीं लेगा। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट ना, कैन रीडायरेक्ट ना, कैन ऑर्डर प्रोविजनल, कैन नॉट पास एनी ऑर्डर। P is the answer. Yes or no? Advanced traders wants to utilize the amount paid erroneously in the minor head penalty of the major head IGST against its tax liability to be discharged in cash. तो ये चाह रहा है कि जो पेनल्टी का अमाउंट है वो IGST के टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाए, ये चाह रहा है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, और हमने आपको सॉल्यूशन क्या बताया, PMT 09 फाइल करके शिफ्ट करे, देन इट कैन, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अमाउंट अंडर एनी हेड, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी ऑफ IGST अंडर एनी माइनर हेड, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अंडर अमाउंट रिलेटेड टू IGST। मुझे बताइए कि सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है? नियरेस्ट आंसर हमने PMT 09 में क्या बताया था आपको, PMT 09 के बारे में, कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए और कहीं से भी यूटिलाइज कर लिए, माइनर मेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। PMT 09 इज सो पावरफुल, करेक्ट है। तो जो नियरेस्ट आंसर मुझे तो सी नजर आ रहा है, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड, मुझे ये आंसर सही लग रहा है। क्या लगता है आपको? मैं आंसर देखता हूं है क्या वैसे। 10 का सी है। ठीक है, तो इन्होंने इसको PMT 09 या कुछ थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो अमाउंट वहीं पड़ा हुआ है तो मैं नहीं डिस्चार्ज कर सकता। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ABCD में कुछ भी चुन सकता है। ये तो हमने आंसर थोड़ा बहुत ज्ञात था इसलिए हमने सी डाल दिया, वैसे इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। ये MCQ का क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करेंगे लैंग्वेज को, तब जाके ये सही बनेगा। या फिर ऑप्शंस में PMT 09 का कॉन्सेप्ट डालें, देन इट विल बी ओके। अब ये केस स्टडी यहाँ खत्म हो गया, 2 केस स्टडी दिए थे, अब ये नए नए छोटे छोटे MCQ बने हुए हैं, हम लोग 1-2 कर लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20th August, प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसॉर्टेड टू। द असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th November and the taxpayer became liable to pay differential IGST of 10,000 और taxpayer 20th फरवरी को पे करता है। प्रोविजनल असेसमेंट का सेक्शन कौन सा है, याद है आपको? सेक्शन 60। कितने साल के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट जो मैंने अप्लाई किया है, कितने साल के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए? कितने साल के अंदर हो जाना चाहिए? 4 इयर्स का टाइम है। कस्टम में शायद मुझे याद आ रहा है 3 महीने का टाइम है। इनकम टैक्स में प्रोविजनल असेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और डिफरेंशियल ड्यूटी अगर आपको देना पड़ता है और कम आ गया तो रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। कब से देना पड़ेगा? कब से देना पड़ेगा? कहिए कब से देना पड़ेगा? 20th अगस्त का आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया तो 20 सितंबर तक आपको पेमेंट करना चाहिए था, तो आपकी लायबिलिटी शुरू होगी 21 सितंबर तक से, इंटरेस्ट की लायबिलिटी। और जब तक आप पे नहीं कर देते, आपने पेमेंट किया 20th फरवरी को, तो 21 सितंबर से 20th फरवरी ये हम लोग काउंट कर लेंगे, फ्रॉम 21 सितंबर टू 20th फरवरी। कितना आएगा? . 1
ये 153 डेज आ रहा है, काउंट जरूर कर लीजिएगा। 12th, which of the following statement is false? Anti-dumping duty is imposed when any article is exported from any country to India is more than its normal value. False बताना। यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में 100 रुपया में, अपने कंट्री में 100 रुपये में बेच रहा है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी लगता है जब इंडिया में 100 रुपए से भी कम में बेचेगा। इन इंडिया में वो 120 में बेच रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लग सकता। दिस इज फॉल्स। तो 12A इज द आंसर। सही बात है या नहीं? फिर आपको याद होगा सेफगार्ड ड्यूटी EOU या SCZ इंपोर्ट करता तो नहीं लगता, और सेफगार्ड ड्यूटी में 3% का भी कॉन्सेप्ट था, याद है आपको? तो 12A इज द आंसर। दिस इज फॉल्स। 13th, which of the following statements is or are incorrect in relation to refund provisions under the Customs Act 1962? Interest on delayed refund is payable to the applicant only if the duty ordered to be refunded is not refunded within 3 months from the date of receipt of application. बताइए, इनकरेक्ट बताना। जीएसटी में इंटरेस्ट की लायबिलिटी कब आती है? इंटरेस्ट ऑन रिफंड 60 डेज, जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन से 60 डेज में आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए, लेकिन कस्टम्स में 3 मंथ है। तो दिस इज करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। इफ इंपोर्ट्स वेर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल is paid to the applicant instead of being credited to consumer welfare fund. बताइए ये सही है या गलत? मैंने कुछ इंपोर्ट किया, मुझसे इंपोर्ट ड्यूटी लिया गया और वो पर्सनल यूज के लिए है, तो उसकी लायबिलिटी मेरी पॉकेट से निकली है, मैंने बेचा नहीं आगे। अगर मैंने आगे बेचा होता तो मैंने बर्डन पास ऑन कर दिया होता, वो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट से मुझे पता लगा लेते, वो कॉस्ट शीट से पता लगा लेते। इवन इफ मेरे कैश मेमो में या इनवॉइस में वो इंपोर्ट ड्यूटी लिखी हुई नहीं होती है सेपरेटली, तो अगर पर्सनल यूज के लिए है तो मुझे रिफंड मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। करेक्ट है? तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। बताइए, दिस इज फॉल्स। कब तक? कब तक? कितने टाइम में? अरे बता दीजिए। देखिए याद नहीं करेंगे तो यही होता, अनलिमिटेड पीरियड, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। अरे याद है? फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट is applicable. Doctrine of unjust enrichment is applicable if refund of duty is relatable to drawback of duty under section 74 75. तो ड्रॉबैक लेने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, तो ये फॉल्स है। तो आंसर विल बी 3 and 4, सी विल बी द आंसर। सही बात। हम लोग कल दोबारा मिलेंगे आपसे, और ये रूल 43 का है जिसमें अमेंडमेंट भी आई है, और ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अमेंडमेंट नॉट एज पर डिजायर्ड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको। बाकी कोई खास नहीं है। ये कंपोजिशन का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विल डिस्कस दिस आल्सो। तो कल करते हैं, कल मिलते हैं आपसे यही टाइम में, ठीक है? चलिए, बाय बाय।